अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं वही जेनेटिक्स के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एक्चुअली हमारे पास 3 ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं। एक एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, एक एबीओ होता है और एक आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। एक्चुअली ब्लड ग्रुप सिस्टम तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जो हम अभी इंटर के लेवल पे हमने जो पढ़ने हैं वो ये 3 हैं। एमएन को हम थोड़ा सा देख चुके हैं, अब एबीओ आरएच को देखना है। एबीओ बहुत इंपॉर्टेंट है और आरएच भी कुछ इंपॉर्टेंट है, एमएन ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है। इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मल्टीपल अलील्स के टॉपिक में आ जाता है। मल्टीपल अलील्स क्या है एक्चुअली, देखें अलील्स क्या होता है, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अगर ये कोई क्रोमोसोम है और ये दूसरा ये वाला का क्रोमोसोम 8 है, इसका 2 हिस्से हैं, एक फादर से आया एक मदर से। तो इसके दो, अगर यहाँ पर आई कलर की इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन फादर से आई होगी आई कलर की, और कुछ इन्फॉर्मेशन मदर से आई होगी, तो वो कोई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होगा। तो ये क्या कहलाएंगे, ये अलील्स कहलाएंगे। ये वाला जो जीन है ये इसके लिए अलील है और ये वाला जीन इसके लिए अलील है, ये एक दूसरे के लिए अलील्स हैं। तो मल्टीपल अलील्स का मतलब क्या कि ऐसे भी हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई फ्लावर कलर ले लें, फ्लावर कलर के लिए कोई उसकी इन्फॉर्मेशन हो, वाइट भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, आप समझें ब्लैक भी हो सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मगर आप ख़ुद भी देखें तो अलील हमेशा किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए 2 होगी, एक फादर से आएगी एक मदर से। तो इन सब में से मौजूद 2 ही हो सकती हैं। जैसे अगर एक क्रोमोसोम मैं बना रहा हूँ तो ये फ्लावर के लिए हो सकता है वाइट फ्लावर और रेड फ्लावर की इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, ग्रीन और ब्लैक की मौजूद ना हो। तो ऑल्दो उसके किसी और वैसे ही फ्लावर में ग्रीन और ब्लैक की मौजूद हो तो वो किसी में मौजूद हो सकती है, मगर एक टाइम पे एक फ्लावर में 2 तरह की ही करैक्टर की इन्फॉर्मेशन मौजूद हो सकती है। तो मल्टीपल अलील्स का मतलब यही है कि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हो, चाहे हज़ारों अलील हों, मगर एक टाइम पे एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 2 ही मौजूद होंगी। तो ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन हुज नंबर आर मोर देन 2, ठीक है। जैसे कि मिसाल वही जो मिसाल है, जैसे फ्लावर है वो वाइट रेड ग्रीन ब्लैक कुछ भी हो सकता है, मगर उसके उस पर्टिकुलर फ्लावर के लिए एक टाइम पे 2 ही मौजूद होंगी अलील, ठीक है। अब इसका कॉज क्या है मल्टीपल अलील्स का? मल्टीपल अलील्स का कॉज है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में चेंज आ जाना, वो कहलाता है जीन म्यूटेशन। ये सन यूवी रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, केमिकल्स की वजह से भी हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो फ़िलहाल हमारा अभी फ़िलहाल डिस्कशन नहीं है। मगर इसका कॉज क्या है, जीन म्यूटेशन इसका कॉज है, ठीक है। एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपका कॉज क्या होता है मल्टीपल अलील्स का, तो आप जीन म्यूटेशन उसका आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल अलील एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम भी मल्टीपल अलील की एग्जांपल है। कैसे है फिर आपको मैं समझाता जाता हूँ, वो समझ आते जाएंगी चीज़ें। अब किसी इंडिविजुअल में क्या हो कि एनी ऑफ दीज 2 इन जीनोम ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे अब इसका मतलब क्या है, ब्लड ग्रुप जो होता है हमारे पास वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। तो अगर ए हो, ठीक है, अगर ये मैं बनाता हूँ रेड ब्लड सेल, इसके पास कुछ ऐसा एंटीजन मौजूद है तो हम कह देंगे ये ए ब्लड है इसका। अगर कुछ ऐसा एंटीजन मौजूद है हम कह देंगे बी ब्लड है। अगर कुछ भी मौजूद नहीं है हम कह देंगे ओ ब्लड है, ठीक है। तो इसका एक्चुअली क्या हुआ कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। तो मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं मल्टीपल अलील्स, ठीक है। अब ए ब्लड ग्रुप कैसे हो सकता है वो हम आगे जीन्स के हिसाब से पढ़ते जाते हैं, आपको समझ आता जाएगा। तो यही मेंशन है कि 2 मौजूद होंगे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब यही है। अगर हेप्लॉयड हो, मिसाल के तौर पर ये देखें, अगर मैं ये बना दूँ आपकी जीन्स क्रोमोसोम बना दूँ, ये क्रोमोसोम फादर से आया मदर से आया। मिसाल का क्रोमोसोम 8 है, इसके 2 हिस्से हैं, एक फादर से आया एक मदर से आया। तो इस पे ब्लड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो ये अगर ब्लड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन फादर से आ गई और ये ब्लड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन मदर से आ गई, तो मिसाल के तौर पर फादर से आई कि ए ब्लड ग्रुप बनाओ, मदर से आई कि ये ओ ब्लड ग्रुप बनाओ, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन ये भी आ सकती है कि बी ब्लड ग्रुप बनाओ, मगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो एक्चुअली क्या हुआ, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एक, जैसे मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मेरे पास फादर से ए के लिए इन्फॉर्मेशन आई, मदर से ओ के लिए आई, तो मेरे पास 2 की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, बी के लिए मौजूद नहीं है। अगर कोई और मिसाल के तौर पर कोई और बंदा हो, जैसे कि आप अपने आप को कंसिडर कर लें, आपके पास क्या हुआ, जो फादर से क्रोमोसोम आया उसके बाद ए की इन्फॉर्मेशन थी, जो मदर से आया उसके पास बी के लिए इन्फॉर्मेशन थी। तो एक्चुअली क्या हुआ, एक टाइम पे 2 ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, मगर इन्फॉर्मेशन क्या कर सकती है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, ठीक है। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होगा। अब डिप्लॉयड का मतलब क्या है, डिप्लॉयड का मतलब ये है कि फादर से एक आया क्रोमोसोम, एक मदर से आया। अगर हेप्लॉयड होता है, हेप्लॉयड का मतलब ये है कि एक पेरेंट से आया। अगर ये सिर्फ फादर वाले क्रोमोसोम को कंसिडर कर लें तो हेप्लॉयड हो जाएगा, अगर सिर्फ मदर वाले को कंसिडर कर लें तो हेप्लॉयड हो जाएगा। जैसे बैक्टीरिया वगैरह ये हेप्लॉयड होते हैं यूजुअली। तो फादर से अगर आया तो ये हेप्लॉयड है, तो इसके पास क्या होगा, 2 सेट नहीं एक सेट ऑफ जीन ही मौजूद है। देखें
आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक ही क्रोमोसोम में एक ही इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। हमेशा ऐसे ही अगर से मदर वाला कंसिडर करें तो ये हैप्लॉइड होगा, वो भी एक इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में 2 तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। ये तो हम किसी भी करैक्टर के लिए भी कहते हैं। आई कलर हो तब भी दो डिप्लॉइड में 2 तरह की होगी, अगर हेयर कलर हो तो ये सारे करैक्टर के लिए कॉमन चीज़ है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, इसका फिनोटाइप है। फिनोटाइप हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड बी। देखें फिनोटाइप का मतलब क्या है, जो बज़ाहिर नज़र आता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरा चेहरा है, जैसे मेरे चेहरा देख के लोग पहचानते हैं, तो क्या है, मेरा फिनोटाइप है, ठीक है। ऐसे ही जो रेड ब्लड सेल है उसके सरफेस पे अगर कुछ ऐसा मौजूद है तो हम इसके रेड ब्लड सेल को सरफेस को देख के कह देंगे ए है। ऐसे ही कुछ ऐसा मौजूद है हम कह देंगे बी है। ऐसे ही कुछ नहीं मौजूद तो हम कह देंगे ओ है। ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इसके सरफेस को देख के हम कह रहे हैं कि ये, इसकी शक्ल देख के, सरफेस को देख के, तो इसके हम कह रहे हैं फिनोटाइप है। अगर हम जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप क्या होगा, अगर फिनोटाइप है, जैसे मिसाल के तौर पर मेरी शक्ल है, वो देख लियो फिनोटाइप है। अब मेरी शक्ल कुछ रिजेंबलेंस रखेगी मेरी मदर से, मेरे फादर से, तो वो जीनोटाइप, जीन्स पे जाके हम देखेंगे कि ये शक्ल किससे मिल रही, तो वो कहलाएगा जीनोटाइप। तो ऐसे ही एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को जीनोटाइप को अगर देखें तो कुछ जीन्स होंगे जो कंट्रोल करे होंगे। जीन कौन सी होती है, जीन आई होती है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद होती है। एमसीक्यू हो गया, 2 एमसीक्यू बन गया यहाँ से, जीन आई और क्रोमोसोम नंबर 9 पे। अब जीन आई की कुछ एलील्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि मल्टीपल एलील्स हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस जीन आई के अलग अलग फॉर्म्स होंगे। एक जीन आई हो सकती है, आई ए भी हो सकती है, आई बी भी हो सकती है और स्मॉल आई भी हो सकती है। आई ए होगी तो ये ए एंटीजन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। आई बी होगी तो बी एंटीजन प्रोड्यूस करेगी। अगर स्मॉल आई होगी तो कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेगी। एंटीजन क्या होता है एक्चुअली, अगर हमारी बॉडी में कुछ एंटीजन मौजूद होंगे, ऐसे जैसे रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन मौजूद है, ये हमारी बॉडी को आइडेंटिफाई कराएंगे। अगर बाहर का कुछ आ गया एंटीजन, ऐसा कोई एंटीजन आ गया, देखेगा कि हमारी बॉडी के अपने जैसा तो नहीं है, तो इसके खिलाफ फिर क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो एंटीजन क्या देते हैं एक्चुअली, आइडेंटिटी देते हैं एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। तो ये रेड ब्लड सेल के लिए आई ए जो है ए एंटीजन बनाएगा, मतलब ए ब्लड ग्रुप कराएगा। आई बी जो है बी एंटीजन बनाएगा, मतलब बी ब्लड ग्रुप कराएगा। और जो स्मॉल आई कोई एंटीजन नहीं बनाएगा, ओ ब्लड ग्रुप कराएगा। अब डोमिनेंस रिलेशन, अब ये होगा कि आई बी आई ए क्या डोमिनेंट किसके ऊपर है, कौन रिसेसिव है। तो आई ए और आई बी अगर दोनों आ जाएँ, जैसे मिसाल के तौर पर ये 2 क्रोमोसोम आए, क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर हमने अभी पढ़ा मौजूद होता है, हमने ले लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 9 है, ये फादर से आया, ये मदर से आया। क्रोमोसोम नंबर 9 पे फादर से जो आया वो ए बनाने की इन्फॉर्मेशन आ गई, मदर से आई वो बी बनाने की इन्फॉर्मेशन आ गई। तो अब कौन सा बनेगा, एक्चुअली ये होगा कि ब्लड ग्रुप जो ए बी बन जाएगा, मतलब दोनों को डोमिनेंस हमने अभी पढ़ा है पिछली वीडियो में। तो क्या होगा, ए बी दोनों ब्लड ग्रुप बन जाएंगे। जब दोनों ब्लड ग्रुप बन जाएंगे, कोई भी इसका मतलब ये है कि ना ए अपने इफेक्ट को कम कर रहा है ना बी कम कर रहा है, दोनों कंप्लीटली शो हो रहे हैं, तो को डोमिनेंस रिलेशन आ जाएगा ए बी का। अगर हम कहें कि वही में फादर से क्रोमोसोम आया, मदर से, फादर से इन्फॉर्मेशन आ गई ए की, मदर से इन्फॉर्मेशन आ गई आई की, आई मतलब ओ ब्लड ग्रुप की, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। क्यों, क्योंकि ए जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट है आई के ऊपर। जो ब्लड ग्रुप ए है, जो ए एंटीजन है, वो आई के ऊपर डोमिनेंट है, तो ए शो हो जाएगा और आई के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा, मास्क कर देगा। ऐसे ही अगर बी, ये वाला क्रोमोसोम आया फादर से, मदर से, और फादर से आया उसके बाद बी की इन्फॉर्मेशन थी, मदर से आया उसके बाद ओ की इन्फॉर्मेशन थी, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, क्योंकि बी क्या है, कम्प्लीटली डोमिनेंट है ओ के ऊपर। तो ऐसे ये वाले चीज़ें यहाँ पर शो की भी हैं कि आई ए जो है, ये वाला अगर फादर से आया या मदर से आया तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, ये भी फादर से आया या मदर से आया तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। तो कम्प्लीटली डोमिनेंट रिलेशन है ये। अब जीनोटाइप्स, 6 तरह के जीनोटाइप्स हैं। जीनोटाइप वही जो कि जेनेटिक मेकअप हमारा होता है। अगर दोनों ये अगर मिसाल के तौर पर कंसीडर करें, ये वाला आया आपके पास फादर से, आई ए आया फादर से, ये वाला आई ए आया मदर से, तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अगर एक आई ए आ गया फादर से और स्मॉल आई आ गया मदर से, तब भी ए होगा। क्यों, मैंने आपको समझा चुका हूँ कि जो ए और बी है क्या है, डोमिनेंट है आई के ऊपर। अगर अब हमारे पास एक्चुअली होता ये है, अलील्स तो 3 हैं, देखें आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ये 3 एलील्स हैं। इन 3 एलील से 6 तरह के 6 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। ब्लड ग्रुप कैसे, वो हम देख रहे हैं। अगर अब किसी भी करैक्टर के लिए 2 एलील्स होना ज़रूरी है ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं पिछले सारे करैक्टर्स में। तो अगर ये दोनों आई ए आ रहे हैं तो ए बन जाएगा, अगर एक आई ए एक स्मॉल आई आया तब भी ए बन जाएगा। अगर दोनों आई बी आए, ठीक है, फादर मदर से, तब बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। अगर एक आई बी आया और एक स्मॉल आई आ गया, किसी से भी आ सकता है फादर मदर, तब भी बी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आई बी डोमिनेंट है। अगर ए बी आ गया, फादर से ए आ गया, मदर से बी आ गया, तब ए बी बन जाएगा। ये क्या है, ये को डोमिनेंस है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि को डोमिनेंस कौन सा है, तो ये होगा अगर दोनों फादर से भी स्मॉल आई आ गया, मदर से भी स्मॉल आई आ गया, तो ओ ब्लड ग्रुप बन जाएगा। तो अगर हम इसको लिस्ट करें तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 तरह के ब्लड ग्रुप बन सकते हैं इन 3 तरह के एलील से, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई कुछ। अब जीन एक्सप्रेशन, अब ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप के एलील जो है, ये एक्सप्रेशन कब स्टार्ट करती है, मतलब अपना एक्सप्रेस होना कब स्टार्ट कर देती है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब स्टार्ट कर देती है और डेथ तक,
यही एक्सप्रेस करती जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ब्लड ग्रुप नेवर चेंजेस, ब्लड ग्रुप नेवर चेंजेस थ्रू आउट लाइफ। तो ये हमेशा सेम रहता है। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप इन्फॉर्मेशन है, ये जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से लेके मरते दम तक ये इन्फॉर्मेशन सेम रहती है। अच्छा, अब इसके बाद एंटीबॉडीज़ की बात है कि एंटीबॉडीज़ कौन सी किस बंदे में मौजूद होंगे। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अगर मैं ये बनाऊँ, आपके पास कोई बंदा है, उसके पास उसके रेड ब्लड सेल है और सरफेस पे ये मौजूद है ए एंटीजन। ए एंटीजन का मतलब है कि ब्लड ग्रुप होगा उसका ए ब्लड ग्रुप होगा, तो इसके पास एंटीबॉडीज़ बी के लिए मौजूद होंगी, एंटीबॉडीज़ बी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ए के लिए एंटीबॉडी बना दे तो अपने ही ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो बी के लिए मौजूद होंगी। अगर हम इसमें ब्लड ग्रुप बी लगा दें तो बाहर का कुछ एंटीजन आएगा तो ये इसके पास एंटीबॉडीज़ होंगी, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ब्लड ग्रुप बनाता हूँ, ये बी ब्लड ग्रुप बना दिया, तो इसके पास एंटीबॉडीज़ किसके लिए होंगी? इसके पास एंटीबॉडीज़ होंगी बी के लिए, ए के लिए, ठीक है। ए के लिए एंटीबॉडीज़ इसके पास मौजूद होंगी। क्यों? क्योंकि बी तो इसका अपना है और ए के लिए ऑपोजिट के लिए एंटीबॉडीज़ आ गई। अगर मैंने बना दिया ये इसके पास ये ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो क्या ब्लड ग्रुप हो गया? ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। जब ए बी हो गया तो इसके बाद नो एंटीबॉडी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो किसके पास एंटीबॉडी नहीं होती? वो ए बी। क्यों? क्यों? अगर ये ए के लिए एंटीबॉडी बनाता है तब भी इसका अपना ब्लड डिस्ट्रॉय होगा, अगर बी के लिए एंटीबॉडी बनाता है तब भी इसका अपना ब्लड डिस्ट्रॉय होगा। तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता, ये एंटीबॉडी फ्री होता है। तो अगर ओ की बात करें, ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं था, ये खाली था, तो इसके पास ये ओ ब्लड ग्रुप है। इसके बाद ए के लिए एंटीबॉडी भी होगी, इसके बाद बी के लिए एंटीबॉडी भी होगी। क्यों? क्योंकि ना इसके पास ए मौजूद है ना बी मौजूद है, इसका कोई खतरा नहीं है। तो हम कोई भी ब्लड लगाएंगे तो इसके पास एंटीबॉडी मौजूद है, तो इसको हम ओ ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही मेंशन है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसके बाद एंटी बी होगी, ऑपोजिट के लिए एंटीबॉडी होगी। एंटी का मतलब एंटीबॉडी है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसके बाद एंटी ए होगी, मतलब ए के लिए एंटीबॉडी। अगर ए बी है तो नो एंटीबॉडी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो इसके बाद एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी दोनों होंगे, ठीक है। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल है। अगर समझें तो कोई मसला नहीं है, कुछ याद करना नहीं पड़ेगा। अब ब्लड ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस है एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में और पेरेंटल डिटर्मिनेशन में। मतलब ये हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी मतलब क्या है, पेरेंटल डिटर्मिनेशन का भी मतलब क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है। वर्ड ही बता रहे हैं हम ब्लड किसी में लगाएंगे तो ये कब सेफ है? ये तब सेफ है अगर हम ऐसा ब्लड लगाएं किसी बंदे में, जो उस बंदे में जब हमने ब्लड लगाया तो उसके ब्लड में एग्लूटिनेशन ना हो, मतलब ब्लड की क्लम्पिंग ना हो, ब्लड सेल जुड़े ना, रेड ब्लड सेल जुड़े ना, ठीक है, तब सेफ है। अब हमने क्या क्या चीज़ों का ख्याल करें ऐसी चीज़ों का जब एग्लूटिनेशन से हम बच सकें? हम ये कर सकते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं एग्लूटिनेशन होती क्या है और इससे मसला क्या हो सकता है। एग्लूटिनेशन इवन डेथ कॉज कर सकती है, क्योंकि क्या ब्लड सेल जुड़ जाएंगे। जैसे देखें, अगर ये कोई वेसल है, छोटी सी कैपिलरी है, इसमें ब्लड सेल जुड़ गए, जब जुड़ गए तो क्या होगा? अब ब्लड जो यहाँ से आ रहा है वो तो पास नहीं हो सकेगा, उसने ब्लॉक कर दिया। जब ब्लड की ब्लॉकेज हो जाएगी तो इवन डेथ भी हो सकती है। तो यही है कि ब्लड कांट पास थ्रू कैपिलरीज। सो बिफोर ट्रांसफ्यूजन हम ब्लड को मस्ट भी चेक कर लेते हैं, मस्ट भी चेकड होता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा ब्लड देखें जो अगले बंदे का है, वैसा ही ब्लड उसमें लगाएं ताकि क्या हो, रिएक्शन ना हो। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। एक बंदा है, उसके पास एंटीजन ए है, उसके ऊपर ये ए एंटीजन बनाया हुआ है, ये इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। जब ए ब्लड ग्रुप होगा तो ऊपर हमने पढ़ा है ऑपोजिट के लिए एंटीबॉडी होगी, तो कंटेन एंटीबॉडी फॉर बी, ठीक है। बी के लिए एंटीबॉडी है तो ए ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफ्यूज, ठीक है। हम ए ब्लड ही इसमें ट्रांसफ्यूज करेंगे, बी नहीं करेंगे। और इसके और क्या कर सकते हैं? ओ ब्लड ग्रुप भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। क्यों? देखें, एक तो हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ए इसके पास मौजूद है, अपने लिए कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। ओ क्यों कर सकते हैं? ओ को हम अगर ब्लड देखें, ओ के पास कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता। तो एक चीज़ अगर आप एक रूल याद रखें तो आपके लिए ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। हमेशा एंटीजन की वजह से क्या आती है? एंटीबॉडी बनती है। एंटीजन की वजह से क्या बनती है? एंटीबॉडी। एंटीजन क्या है? जो कि रेड ब्लड सेल के ऊपर लगा हुआ है, जैसे ये ए लगा हुआ है, ये ए भी लगा हुआ है। तो ओ के ऊपर ये ओ ब्लड मैंने बनाया, ओ ब्लड है ये, तो ओ के ऊपर देखें कोई एंटीजन ही नहीं होता। जब कोई एंटीजन ही नहीं होता तो ज़ाहिर एंटीबॉडी ही भी इसके लिए नहीं बनेगी, तो ये ओ वाला ब्लड भी हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ओ ब्लड भी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस पे कोई एंटीजन मौजूद नहीं है और एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट बनती है। जब एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो ए इसका अपना भी लगा सकते हैं, ओ भी लगा सकते हैं। बी नहीं लगा सकते। बी क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ए ये है और बी के लिए एंटीबॉडी बनाएगा हमेशा, ठीक है। ऐसे ही ए भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि चले ए के खिलाफ तो नहीं बनाया, जो इसका बी वाला कंपोनेंट है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा। जब एंटीबॉडी बना देगा तो वो सेल क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगी और बहुत ख़तरनाक कंडीशन हो जाएगी। एक हमने एग्जांपल देखी ए की, अगर हम एग्जांपल लें बी की, तो बी के लिए इसका ऑपोजिट हो जाएगा एक्चुअली। अगर ये बी ब्लड ग्रुप है,
मैंने बनाया, ये बी ब्लड ग्रुप आ गया, ठीक है। तो इसके बाद एंटीबॉडी किसके लिए होंगी, ये बी ब्लड ग्रुप है, एंटीबॉडी होंगी इसके पास एंटी बी होगी, इसके बाद एंटी बी होगी। तो इसको हम कौन कौन सा इंजेक्ट कर सकते हैं, आप खुद बताएं। देखिए हम अगर बी है तो हम इसमें बी तो इंजेक्ट कर सकते हैं, प्लस ओ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी भी नहीं बनेगी। अब कौन कौन से नहीं कर सकते, कौन कौन से नहीं कर सकते, वो ए है। क्यों, क्योंकि अगर बी है तो एंटी ए होगा, सॉरी इसका एंटी ए होगा। जब ये बी है तो ए के लिए इसके बाद एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी तो ए को डिस्ट्रॉय करेगा। और प्लस हम ए बी भी ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बी वाले कंपोनेंट को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर इसके बाद एंटीबॉडी ए है तो ए वाले कंपोनेंट को नुकसान पहुंचाएगा, ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका अगर एक ए ब्लड ग्रुप वाले का केस आप देख लें तो बी वाला ऑपोजिट है। अब और समझने के लिए हम करते हैं ए बी के लिए, ऐसा बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी। तो जब ए बी ब्लड ग्रुप है, हम इसको कौन कौन से ट्रांसफ्यूजन मतलब कौन कौन से ब्लड लगा सकते हैं, हम ए वाला ब्लड भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बाद ना ए के लिए एंटीबॉडी बनाएगा ना बी के लिए। ऊपर हमने देखा ए बी के पास किसी के लिए एंटीबॉडी नहीं होती। अगर ये ए के लिए बना दे तब भी अपने ब्लड को डिस्ट्रॉय कर दे, बी के लिए बना दे तब भी ब्लड को डिस्ट्रॉय कर दे, तो किसी तरह के लिए बनाता ही नहीं है। तो इसमें हम ए भी लगा दें तब भी नहीं मसला, बी भी लगा दें तब भी नहीं मसला, ए भी लगा दें, ए भी तो इसका अपना है तब भी नहीं मसला, और ओ लगा दें, ओ के पास वैसे ही एंटीजन नहीं होता तब भी नहीं मसला। तो सारे ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। तो कोई भी ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर ओ एंटीजन है, ओ ब्लड ग्रुप है, कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, तो कौन कौन से लगा सकते हैं, जब कोई एंटीजन ही नहीं है। अगर हम ए लगाएंगे तो ए को भी फ़ौरन समझेगा। जैसे अगर हमने लगा दिया ए ब्लड ग्रुप, तो ये ए का ऐसा एंटीजन है जो इसके पास मौजूद नहीं है, तो ये इसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाएगा। ऐसे ही बी लगाएं तब भी, ए भी लगाएं तब भी, तो हम कोई भी नहीं लगा सकते, सिर्फ ओ ही लगाएंगे। इसका जैसे ही हम इसके अंदर लगाएंगे तो ये क्या होगा, सेफ रहेगा इसके लिए। तो इसीलिए इसको कहते हैं ये क्या है, ये एक्चुअली यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर। वजह हमने सारे ऊपर केस देखे, हम ओ सब में लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये ओ का अगर हम रेड ब्लड सेल देखें तो इसके बाद कोई एंटीजन नहीं, जब एंटीजन नहीं है तो कहीं भी जाएगा तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी, एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो हम किसी भी ब्लड में इसको लगा सकते हैं। तो ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का भी इफेक्ट आ रहा होता है, हम आगे पढ़ेंगे तो इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी तक ये याद रखेंगे ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर। तो ये मेंशन है, यूनिवर्सल डोनर क्या है ओ, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कह रहे हैं, एक्सेप्टर कह रहे हैं, क्या है ए बी। अब ओ ब्लड ग्रुप की थोड़ी सी और बातें हैं। ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीबॉडी ए के लिए भी होती है, एंटीबॉडी बी के लिए भी होती है, ऊपर देख चुके हैं। तो इमरजेंसी केसेस में हम क्या करते हैं, एक्चुअली देखें, ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके पास एंटीबॉडी सबके लिए होगी। ए भी ऐसा था जिसके पास किसी के नहीं है, ओ ऐसा है इसके पास सबके लिए एंटीबॉडी मौजूद है। तो आपके जहन में सवाल आना चाहिए, तो इसके पास ए के लिए भी एंटीबॉडी मौजूद है, बी के लिए भी एंटीबॉडीज़ मौजूद है, ऑल्दो एंटीजन नहीं है मगर एंटीबॉडीज़ तो है ना इसके अपने ब्लड में। इसके अपने ब्लड में अगर हम ए ब्लड लगा रहे हैं या बी ब्लड लगा रहे हैं तो उसके खिलाफ रिएक्शन कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट मौजूद हैं। तो हम इसका आंसर ये है कि एमरजेंसी केसेस में हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा जितना ब्लड है, अगर 5 लीटर ब्लड है, हमने थोड़ा सा 100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर बहुत थोड़ा सा ब्लड लगा दिया तो हमारे इतने बड़े ब्लड में वो डिसॉल्व हो जाएगा, एंटीबॉडी अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगी। तो हम यही इमरजेंसी केसेस में ओ ब्लड ग्रुप ए या बी वालों में लगा सकते हैं। पीपल हैविंग ए बी ए और ये वाले ब्लड ग्रुप सारे, ये क्या होता है, स्मॉल एग्लूटिनेशन करता है। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है हमारे बहुत ज़्यादा ब्लड में, डिसॉल्व हो जाता है। सो ओनली स्मॉल ट्रांसफ्यूजन शुड बी डन। थोड़ा सा हम ओ ब्लड ग्रुप किसी दूसरे ब्लड ग्रुप में लगा सकते हैं, ए में या ए बी में या ए बी में। तो ये इसका रीज़न है, ठीक है। अच्छा, अब एक टर्म है सिक्रीटर्स। सिक्रीटर्स क्या है, ए और बी एंटीजन जो है कैन बी प्रेजेंट इन सलाइवा एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं सिक्रीटर। मतलब क्या कि हमारे पास सलाइवा है या हमारी बॉडी के जो दूसरे फ्लूइड्स हैं, बहुत सारे फ्लूइड्स हो सकते हैं, उसमें कुछ एंटीजन मौजूद होते हैं। ए एंटीजन जो कि रेड ब्लड सेल के ऊपर मौजूद था, या ऐसे बी एंटीजन होते हैं इन हमारे बॉडी सिक्रीशंस के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। तो उन सिक्रीशंस को, उन एंटीजन्स को हम कहते हैं सिक्रीटर्स, ठीक है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। और ये सिक्रीटर्स को रिलीज़ करने वाले जो जीन है ये होती है एसई जीन, एसई जीन। और ये जीन होती है क्रोमोसोम नंबर 19 पर, ठीक है। जैसे अगर क्रोमोसोम नंबर 19 बनाऊँ मैं, ये क्रोमोसोम 19 बना दिया, क्रोमोसोम नंबर 19 एक फादर से आ गया एक मदर से। तो कुछ लोगों में अगर क्रोमोसोम 19 पर ये जीन मौजूद है, ऐसी जीन, तो ये ए और बी एंटीजन बॉडी फ्लूइड्स में रिलीज़ करते रहेंगे। अगर ये नहीं है तो ये ए बी एंटीजन नहीं रिलीज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है हर बंदे में हो, ठीक है। हमने अब इम्पोर्टेंस में दो चीज़ें देखी थी। एक तो मैंने कहा था ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसका मैं आपको समझा चुका हूँ। दूसरा मैंने कहा था पेरेंटल डिटर्मिनेशन। अब पेरेंटल डिटर्मिनेशन को हमने देखना है कि एक्चुअली पेरेंटल डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है। अच्छा, पेरेंटल डिटर्मिनेशन का वर्ड भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल में बच्चे खो जाएं, हम कहें कि ये बच्चा अब किस पेरेंट का था, तो अब हम इसको ब्लड ग्रुप की मदद से भी ये वाला डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल से मैंने समझाता हूँ आपको। एग्जांपल लिए मैंने,
अगर चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, हमने को जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप चेक कर लिया ए बी है। ए बी के लिए हमने ऊपर पढ़ा है कि आई एंटीजन होता है सबके लिए, तो एक आई एंटीजन के पास ए होगा, एक के लिए बी होगा, को डोमिनेंट होता है, तो ये इसका जीनोटाइप ये होगा। तो हम अब ये चेक करेंगे, जो कि पेरेंट्स हैं उनका जीनोटाइप चेक करेंगे। पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा? पेरेंट कभी भी ओ नहीं हो सकता। ओ के लिए क्या ज़रूरी है? ओ के लिए है कि ये दोनों स्मॉल आई हों, ठीक है। ओ के लिए ज़रूरी है दोनों स्मॉल आई हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स क्या हो सकते हैं? अगर इसका फादर जो है उसके पास आई ए, दोनों आई ए हो, या मदर कुछ ऐसा हो दोनों आई बी हो, तब भी हो सकता है। एक आई ए यहाँ से आ जाए, आई बी यहाँ से आ जाए, ये ए बी ब्लड ग्रुप बना दें, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि फादर आई ए और स्मॉल आई, ऐसे ही मदर क्या हो आई बी स्मॉल आई, या आई ए यहाँ से आ जाए, आई बी यहाँ से आ जाए, ए बी ब्लड ग्रुप बन जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो कभी ऐसे नहीं हो सकता या तो फादर के पास ओ ब्लड ग्रुप हो दोनों आई वाले हों, या मदर के पास दोनों आई वाले हों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फादर से एक तो आना है। अगर एक आई भी आ गया और मदर से कोई दूसरा आया तो ए भी नहीं बन सकता, ठीक है। अगर दोनों के पास एक से ए आ रहा है एक से बी आ रहा है ना, तो अगर फादर के पास या मदर के पास दोनों के पास स्मॉल आई है, मतलब ओ ब्लड ग्रुप है, तो इनके पास से आना ही स्मॉल आई है, तो ये ए भी नहीं बन सकता। तो कभी भी फादर क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप, या मदर ओ ब्लड ग्रुप की नहीं हो सकती है अगर बच्चा क्या है ए बी है, ठीक है। एक और केस को डिस्कस करते हैं कि चाइल्ड क्या है? चाइल्ड ए है, मदर क्या है? ओ है, ठीक है। अब चाइल्ड के ए होने के लिए दो सूरत हाल हो सकती हैं, या तो उसके दोनों जीन के पास अलील के पास ए हो, या एक के पास ए हो एक के पास आई हो। मदर ओ है तो ओ की एक ही कंडीशन है कि दोनों स्मॉल आई होने चाहिए, रिसेसिव कंडीशन है। तो मदर का इन्होंने बता दिया इस क्वेश्चन में। तो उन्होंने कहा फादर का जीनोटाइप क्या हो सकता है? अब फादर का जीनोटाइप ये हो सकता है कि मदर के पास तो ये है, मदर के पास स्मॉल आई आएगा, तब दोनों स्मॉल आई हैं तो मदर के पास से स्मॉल आई आएगा। अब फादर के पास एक अलील ए की मौजूद होनी चाहिए। फादर के पास या तो आई ए स्मॉल आई होगा, या तो फादर के पास दोनों आई ए होंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? ए, और मदर का क्या है? आई, दोनों स्मॉल आई हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? आई ए और आई। क्यों? क्योंकि स्मॉल आई तो मदर से आना ही आना है। अगर ए ब्लड ग्रुप बता दिया तो एक ये भी होगा, ये डोमिनेंट कंडीशन ही आएगा। तो फादर के पास एक आई ए मौजूद होना चाहिए, इसकी कंडीशन ये दो ही हैं बस। तो ये दूसरा केस हो गया। अच्छा, अब एक और केस को हम देखते हैं। वो केस क्या है कि अब ये केस है कि दो बेबी हैं, वो आपस में क्या हो गए? मिसिंग है। अब उनको हम आइडेंटिफाई करना है फादर की मदद से। इनका ब्लड ग्रुप क्या है? बेबी वन है, बेबी टू। बेबी वन का ब्लड ग्रुप है बी, बेबी टू का ब्लड ग्रुप है ओ। अच्छा, तो बेबी वन का जब बी ब्लड ग्रुप है तो इसके बाद दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आई दोनों की अलील पे बी की इंफॉर्मेशन हो, या तो एक अलील पे बी की हो और एक अलील पे आई की हो, बी डोमिनेंट हो तो ये शो हो जाएगा। ओ के लिए तो एक ही कंडीशन है, दोनों स्मॉल आई होंगे तभी वो आएगा, रिसेसिव कंडीशन है, ठीक है। तो हम इससे अब क्योंकि अब ज़्यादा टाइम कम होता है एग्ज़ाम में, थोड़ा सा शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। तो कपल ए है जैसे, तो कपल ए का मेल जो इन्होंने बताया क्वेश्चन में वो क्या था? मेल के पास ए ब्लड ग्रुप था और फीमेल के पास ए बी ब्लड ग्रुप था, ठीक है। तो ए की फर्दर कंडीशन हमने लिख ली। वो था ए के लिए दो हो सकते हैं, या तो दोनों आई ए हों या एक आई ए स्मॉल आई हो। और ए बी के लिए तो एक ही कंडीशन है, एक आई ए होगा एक आई बी होगा, ताकि ये क्या है? को डोमिनेंट है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर ये चेक करना है कि जो बेबी टू है उसके पास दोनों स्मॉल आई हैं। जब बेबी टू के पास दोनों स्मॉल आई हैं, अगर हम कपल ए में देखें, कपल ए में कोई भी ऐसी कंडीशन मौजूद नहीं है कि दोनों स्मॉल आई दे सके। क्यों? क्योंकि फीमेल ए भी है तो ये या तो अपना ए देगी या तो अपना बी देगी, आई नहीं दे सकती। फादर तो चलो ए है, अगर फादर की ये वाली कंडीशन हो, एक उसके पास स्मॉल आई हो, एक ए वाला हो, तो स्मॉल आई तो दे देगा। तो दूसरा स्मॉल आई मदर से ही आना है, तो मदर दे ही नहीं सकती, उसके बाद ए और बी मौजूद है। तो ये जो बेबी टू है ये कपल ए का नहीं हो सकता है, बेबी टू कपल बी का होगा। ये बात कंफर्म हो गई ऐसे, ठीक है। तो एमसीक्यू में टाइम कम होता है, आप पूरा स्क्वायर बनाएं और उसको सॉल्व करें तो उसका इतना टाइम नहीं होता। शॉर्टकट ढूंढें, कोई बात ढूंढें और इससे सॉल्व कर लें। तो इसको मैं प्रूव भी कर देता हूँ कैसे। देखें, इन्होंने बताया था मेल ए है और फीमेल भी ए है। तो मेल ए होने की कंडीशन क्या है कि दोनों एक ही अलील हो, या ए की हो एक ओ की हो। ऐसे ही फीमेल के लिए भी सेम चीज़ है। तो हम अब ये अगर बेबी क्या है ओ है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए फादर की भी एक कंडीशन होगी, मदर की भी एक कंडीशन होगी। दोनों के बाद एक ओ के लिए अलील मौजूद होगी, फादर भी ओ की अलील दे देगा, मदर भी ओ की अलील दे देगा, ओ ब्लड ग्रुप बच्चे में बन जाएगा, ठीक है। एक और कंडीशन है, हम देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दो बच्चे हैं, बेबी वन और बेबी टू।
BB1 जो है उसका क्या है, ब्लड ग्रुप बी है। तो ब्लड ग्रुप बी की कंडीशन दो हैं, दोनों या तो बी के एलील हो या एक बी की हो एक ओ की हो। और BB2 के ओ ब्लड ग्रुप है तो एक ही कंडीशन है, जैसे रिसेसिव कंडीशन, दोनों के पास स्मॉल आई मौजूद हो। ठीक है, तो अब इसको हमने इसका डिस्प्यूट सॉल्व करना है। तो इसका डिस्प्यूट हम ऐसे सॉल्व करते हैं, सिंपली, बहुत सिंपल इसका डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। जब ओ वाली चीज़ आ गई तो हम इसमें देखेंगे इसके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का जब हम जीनोटाइप देखेंगे तो हम इसके आंसर जो ऑप्शन है उसमें भी ऐसे पेरेंट्स ये होंगे जिनके जीनोटाइप के पास या तो उनका ऐसे जीनोटाइप होगा। ठीक है, जैसे ऊपर सवाल में देखा, या तो आई फादर का है, आई मदर का है, मतलब कोई भी जीनोटाइप हो, दोनों फादर मदर के पास एक एक आई का अलील मौजूद हो या दोनों आई का हो अलील मौजूद हो, ताकि अपना डोनेट करके एक बच्चे को ओ वाला बना ले। तो हम ये वाली चीज़ फ़ौरन ढूंढेंगे, ओ से सॉल्व करना बहुत आसान है। जब हमें मिल जाएगा तो ये हम इसको कह देंगे ये इस कपल का बच्चा है और BB2 दूसरे वाले का होगा। तो ऐसे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। अब थर्ड जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में 2 पढ़ चुके हैं। MN पिछली वीडियो में पढ़ा था, MN की ऐसे डिटेल नहीं आती। ABO अभी पढ़ा है और RH अब पढ़ते हैं। देखिए RH ऐसा कुछ होता है, जैसे मैं अगर रेड ब्लड सेल बनाऊँ, इसके पास कि A एंटीजन मौजूद है, कुछ एडिशनल ऐसा कुछ एंटीजन मौजूद होगा जिसको अगर मौजूद है तो हम कह देंगे A पॉजिटिव है। सिमिलरली मैं ये दोबारा ब्लड बनाता हूँ, इसके पास B एंटीजन मौजूद है, अगर इसके पास कुछ ऐसा एडिशनल एंटीजन मौजूद है तो हम क्या कह दूँगा, B पॉजिटिव है। इसी तरह मैं बनाता हूँ, ये इसके बाद A एंटीजन था और ये B एंटीजन आ गया, तो इसके बाद अगर एडिशनल ऐसा एंटीजन मौजूद है तो ये कह रहेगा AB पॉजिटिव। ओ ब्लड बना दिया, इसके पास O के पास कोई एंटीजन होता ही नहीं है, मगर ऐसा कुछ मौजूद है एंटीजन, तो ये हो जाएगा O पॉजिटिव। तो ये पता चला कि RH एंटीजन मौजूद है तो कह देंगे पॉजिटिव, अगर RH नहीं है तो कह देंगे नेगेटिव। तो अगर मैं इसको ये वाला एंटीजन मिटा दूँ, RH एंटीजन, तो इसको मुझे कहना पड़ेगा कि ये A पॉजिटिव नहीं, ये A नेगेटिव होगा। ए तो मौजूद है मगर RH नहीं है तो नेगेटिव हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसको मिटा दूँ RH एंटीजन, तो ये B पॉजिटिव नहीं, ये B नेगेटिव होगा। सिमिलरली AB के साथ RH एंटीजन को मिटा दूँ तो ये क्या होगा, AB पॉजिटिव नहीं, ये हो जाएगा AB नेगेटिव। इसी तरह अगर मैं O में से RH एंटीजन हटा दूँ तो ये O पॉजिटिव नहीं, ये कहलाएगा O नेगेटिव। ठीक है, तो RH एंटीजन का इसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड को कह रहे होते हैं। यही मेंशन है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इसी वजह से कह रहे होते हैं, प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन। अब RH क्या है, एक रीसिस मंकी था, मंकी की टाइप से रीसिस, उससे उन्होंने आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया। तो रीसिस में पहले भी RH आ रहा है तो इसलिए इसको कह दिया RH एंटीजन। अब जीन क्या है, इसकी 3 जीन्स होती हैं, D, C, D और E। ठीक है, 3 जीन्स होती हैं और 3 जीन ऑक्यूपाई करती हैं 2 लोकाई, मतलब 2 लोकेशन में मौजूद होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी क्रोमोजोम है जहाँ पर मौजूद है, तो C और E, जैसे ये क्रोमोजोम है 2, ठीक है, ये फादर से आया और ये मदर से आया, तो C और E सेम जगह पर मौजूद होगा, आपने जुड़े होंगे, C और E मौजूद है। और जो D है, D का अलग लोकस होगा, जैसे D अगर यहाँ मौजूद है ये अलग होगा। C और E आपको याद रखना है कि जॉइंट लोकस है, एक ही जगह पर मौजूद होते हैं और D अलग मौजूद होता है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कहते हैं 2 लोकाई। 2 लोकाई इसलिए C और E के लिए एक लोकस जुड़े हुए हैं और D के लिए अलग लोकस, ये भी जुड़ा हुआ। लोकस लोकेशन को कहते हैं जहाँ पर जीन मौजूद हो। मगर मेन क्या है, ठीक है, मेन जीन D है, इसी को पढ़ते हैं। जीन D की वजह से अगर मौजूद हो इसको कहते हैं पॉजिटिव है। जीन D अगर स्मॉल d मतलब रिसेसिव में हो तो कहते हैं नेगेटिव है ब्लड ग्रुप। तो पॉजिटिव होने की 2 कंडीशन है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज़ डोमिनेंट हो तो या दोनों उसके एलील डोमिनेंट हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, या एक कैपिटल D स्मॉल d एक हो तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल D डोमिनेंट है और वो रिसेसिव का इफेक्ट को ख़त्म कर देगा। यही मेंशन आ रहा है पॉजिटिव होने के लिए, दोनों D पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक D कैपिटल है और एक क्या है, स्मॉल है, तब भी पॉजिटिव हो जाएगा। RH नेगेटिव होने के लिए एक ही कंडीशन है, दोनों स्मॉल d आए, क्योंकि रिसेसिव कंडीशन में दोनों अलील सेम हो तब होता है, तो RH नेगेटिव हो जाएगा। तो 85% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, RH पॉजिटिव और 15% RH नेगेटिव है। अब RH एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्शन क्या होती है, देखिए RH पॉजिटिव, अब हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में पढ़ा था अभी पहले, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में पढ़ा कि अगर A रेड ब्लड सेल है, ये A एंटीजन है उसके ऊपर, तो इसके बाद ऑटोमेटिकली ये A एंटीजन है, ऑटोमेटिकली B के लिए एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगे। ऐसे ही अगर ये B एंटीजन है तो इसके बाद A के लिए एंटीबॉडी, मतलब ऑपोजिट के लिए एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं ऑटोमेटिकली। और RH में क्या होता है, जब इसका एक्सपोजर हो तब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, पहले से मौजूद नहीं होती। तो क्या मतलब, अगर ये RH एंटीजन है, ये कोई बंदा है, जैसे मिसाल के तौर पर पर्सन A है, पर्सन A, इसका जो ब्लड है, मैं अभी A भी में नहीं जा रहा है, ये RH नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव ब्लड है, इसके बाद RH एंटीजन नहीं है। तो ये पर्सन B है, पर्सन B, इसके पास
RH एंटीजन मौजूद है, पॉजिटिव ब्लड है। हमने पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव में लगा दिया, तो मैंने ऊपर ही आपको बताया कि हमेशा एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस होती है, जब एंटीजन आए। तो ये RH एंटीजन है, कुछ उसके सरफेस पे कुछ मौजूद है, जब देखेगा कि मेरी बॉडी में नहीं है, ये बाहर से कुछ आ रहा है, तो अब ये पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। जब एंटीबॉडी बनाएगा तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन होगी, जो ब्लड सेल जुड़ेंगे और क्या होगा, बहुत ख़तरनाक कंडीशन बन जाएगी। अगर ऑपोजिट कर दें, ठीक है, ऑपोजिट क्या करते हैं कि नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव में लगाएं, ठीक है। तो नेगेटिव पे देखें कोई एंटीजन नहीं है, सरफेस देखें इसके खाली है, कोई एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन नहीं, इसलिए नेगेटिव कह रहे हैं। तो मैंने आपको जैसे ऊपर बताया कि जब एंटीजन होता है तभी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, जब एंटीजन ही नहीं है तो इसके अंदर नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव में अगर लगा भी दें तब कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है, एंटीजन ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराते हैं। तो ये मेंशन है कि RH पॉजिटिव के पास RH फैक्टर मौजूद होगा, नेगेटिव के पास RH फैक्टर नहीं होगा। बोथ डू नॉट कंटेन एंटीबॉडी, दोनों के पास एंटीबॉडी नहीं होती, मगर रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन अगर हम पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव में लगा दें तब एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाएंगी, नेचुरली नहीं मौजूद होती पहले। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस में कर सकते हैं, RH पॉजिटिव का RH नेगेटिव पे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसके बाद एंटीजन मौजूद है, एंटीजन मौजूद है तो क्या करेगा, एंटीबॉडी बन जाएंगे नेगेटिव के अंदर। नेगेटिव के बाद एंटीजन मौजूद नहीं है, जब एंटीजन मौजूद नहीं है तो हम इसको पॉजिटिव में बेशक लगा भी दें तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कराएगा। तो पॉजिटिव क्या है, इनकम्पैटिबल है नेगेटिव के लिए, मतलब हम पॉजिटिव को नेगेटिव पे नहीं लगा सकते। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। नेगेटिव क्या है, RH नेगेटिव, इसके पास क्या है, नो एंटीजन। बना देता हूँ मैं, ये बना दिया मैंने ब्लड ग्रुप, कोई RH एंटीजन इसके ऊपर नहीं है। अगर नेगेटिव ब्लड एक्सपोज हो जाए RH पॉजिटिव से, ठीक है, जब नेगेटिव ब्लड RH पॉजिटिव से एक्सपोज हो जाएगा, थोड़ा डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ, ये RH नेगेटिव ब्लड है, ठीक है, और ये RH पॉजिटिव ब्लड है जिसके पास ये RH एंटीजन आ गई, पॉजिटिव है। इसने RH पॉजिटिव का RH नेगेटिव में ब्लड डाल दिया। जब ये एंटीजन देखा इसने, एंटीजन देखा, एंटीजन देखने के बाद ये क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो ये मेंशन है जब RH नेगेटिव को एक्सपोज किया RH पॉजिटिव से तो क्या बनाएगा, हैव RH पॉजिटिव एंटीबॉडी, ठीक है। जब एक्सपोज हो चुका तो RH पॉजिटिव एंटीबॉडी बना लेगा। अब इसको कैन नॉट ट्रांसफ्यूज, अब इसको हम ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते, हम इसको ऐसे ही कंसिडर करेंगे कि RH पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसके लिए RH पॉजिटिव में एंटीबॉडीज मौजूद हैं। तो अगर हम, जैसे हम पहले भी देख रहे थे, नेगेटिव को मैंने जैसे ऊपर आपको बताया, नेगेटिव को हम पॉजिटिव में ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है। मगर एक ऐसा ब्लड जो ऑलरेडी RH पॉजिटिव से ट्रांसफ्यूज हो चुका है तो इसके अंदर इसने RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी बना चुका है, तो अब इसको ये अब से सेफ़ नहीं है कि अब इसको RH पॉजिटिव में लगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसके RH पॉजिटिव के लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद हैं इसके अंदर, क्योंकि पहले इसका एक्सपोजर हो चुका है। अब RH नेगेटिव ऐसा ब्लड जो एक्सपोज नहीं हो चुका, इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एक्सपोजर ही नहीं है, ये सेफ़ है ट्रांसफ्यूजन के लिए RH पॉजिटिव ब्लड में। 2 केसेस बने हैं। हम RH नेगेटिव ब्लड जो है वो ऐसा ब्लड जिसके अंदर RH पॉजिटिव हमने गलती से लगा दिया था। जब RH पॉजिटिव गलती से हमने लगा दिया तो वो बंदा बच गया, मरा नहीं, ठीक है। मगर उसके अंदर क्या हुआ, हमारी बॉडी का अपना सिस्टम ने क्या किया, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी। जब एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू की तो इसके ब्लड के अंदर RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। अब इसको हम RH पॉजिटिव ब्लड में नहीं लगा सकते। मगर ऐसा ब्लड जिसके अंदर हमने कोई एक्सपोजर नहीं किया RH पॉजिटिव का, ये सेफ़ है। RH पॉजिटिव का ऐसा ब्लड, RH नेगेटिव का ऐसा ब्लड जिसके अंदर RH पॉजिटिव का कोई एक्सपोजर नहीं हुआ, तो ये सेफ़ है, हम RH पॉजिटिव में लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं है उसके अगेंस्ट। अच्छा, अब अगला टॉपिक जो है वो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा होता है कि अगर एक फ़ीमेल जिसका RH नेगेटिव ब्लड है जो अभी हमने पढ़ा, और एक ऐसा मेल जिसका RH पॉजिटिव ब्लड है, इनकी आपस में शादी हो जाए। जब इनकी आपस में शादी हो जाएगी तो इनके बच्चे मोस्ट प्रोबेबली RH पॉजिटिव होंगे। क्यों होंगे, मैं थोड़ा सा आपको उससे पीनेट स्क्वायर से समझा देता हूँ। RH नेगेटिव होने के लिए ज़रूरी है कि इसके बाद दोनों एलील्स स्मॉल d हों। RH पॉजिटिव दोनों कैपिटल D भी हो सकता है और एक कैपिटल D एक स्मॉल d भी हो सकता है, क्योंकि डोमिनेंट स्ट्रक्चर है। अच्छा, अगर हम यहाँ से दोनों, ये तो कंफर्म है दोनों स्मॉल d होगा। अगर मैं दोनों का आपको पीनेट स्क्वायर बना कर दिखा देता हूँ, दोनों कैपिटल D ले लें और एक कैपिटल D एक स्मॉल d ले लें। पीनेट स्क्वायर सबसे पहले कैपिटल D के लिए बनाते हैं। ये स्क्वायर बना लिया, यहाँ रख लें दोनों कैपिटल D, यहाँ रख लें एक स्मॉल d एक कैपिटल D, सॉरी एक सेकेंड। अच्छा, इसको हम बनाते हैं, यहाँ रख लें आप दोनों कैपिटल D, यहाँ रख लें आप दोनों स्मॉल d। अगर हम इसका क्रॉस बनाएंगे तो सब आएंगे कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d। तो सारे जो चिल्ड्रन होंगे वो क्या होंगे, RH पॉजिटिव ऑल, ठीक है।
सिमिलरली अगर हम कैपिटल डी और स्मॉल डी का बनाएं जो कि मेल है वो RH पॉजिटिव है, उसका मदर के साथ बनाएं दोनों स्मॉल डी के साथ जो RH नेगेटिव है, कैपिटल डी स्मॉल डी और मदर के दोनों स्मॉल डी, तो यहाँ से कैपिटल डी स्मॉल डी आ गया, यहाँ से स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी और स्मॉल डी। जो हाफ चिल्ड्रन क्या है RH पॉजिटिव हैं और हाफ क्या है RH नेगेटिव है। तो यहाँ से आपको पता चला कि अगर फादर के दोनों कैपिटल डी हो तो सारे चिल्ड्रन RH पॉजिटिव होंगे, अगर फादर का एक कैपिटल डी एक स्मॉल डी हो तो दोनों आधे चिल्ड्रन RH पॉजिटिव होंगे। तो RH पॉजिटिव होने के चांस कितने ज़्यादा हैं? तो इससे क्या पता चला कि बच्चे मोस्ट प्रोबेबली RH पॉजिटिव होंगे। यही मेंशन है RH नेगेटिव वुमेन जो है RH पॉजिटिव से शादी कर रही है तो होगा क्या, अगर ये है प्लेसेंटा, इसके अंदर बच्चा है, ये माँ का पेट में प्लेसेंटा है, तो बच्चा क्या होगा, हमने देखा मोस्ट प्रोबेबली RH पॉजिटिव होगा, RH पॉजिटिव हो गया। मदर क्या RH नेगेटिव, हम पहले देख चुके हैं मदर RH नेगेटिव है। तो बर्थ के वक्त क्या हुआ कि बच्चे जब बाहर निकल रहा है, प्लेसेंटा फटा या कुछ हुआ, थोड़ा सा ब्लड RH पॉजिटिव मदर के ब्लड में चला गया। जब RH पॉजिटिव मदर के ब्लड में जाएगा वो एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगा कि बॉडी का नहीं है, वो एंटी RH प्रोड्यूस करेगा, मतलब एंटीबॉडी अगेंस्ट RH प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। पहला बच्चा तो पैदा हो जाएगा। तो दूसरी प्रेगनेंसी होगी, दूसरा बच्चा भी क्या है, मोस्ट प्रोबेबली RH पॉजिटिव ही होगा, बट मदर क्या है RH नेगेटिव है, मगर मदर के ब्लड में एंटी RH मौजूद है जो कि पिछले बच्चे की वजह से पैदा हुई थी। तो एंटी RH शायद क्या कर सकती है कि वो क्रॉस कर जाए प्लेसेंटा के और बच्चे में चली जाए, फीटस में चली जाए, और RH पॉजिटिव ब्लड में एंटीबॉडी RH पॉजिटिव चली जाए और ब्लड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा। तो क्या होगा, बच्चे को रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, अनीमिया होगा, जॉइंटिस होगा, सारी चीज़ें होंगी और इतनी ख़तरनाक कंडीशन हो सकती है कि इवन एबॉर्शन भी हो सकती है। तो यही मेंशन है RH पॉजिटिव RBC जो फीटस का है वो क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा क्या करेगा, तो मदर में आके एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी मदर में, ठीक है। अब हेमोलाइसिस एंटीबॉडी सीव थ्रू प्लेसेंटा। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में दूसरा बच्चा जब होगा तो ये क्या करेगा कि एंटीबॉडी सीव प्लेसेंटा से सीव कर जाएगी फीटस में, इंटरफीटस ब्लड सर्कुलेशन में इंटर हो जाएगी और हेमोलिसिस मतलब हीमो का मतलब ब्लड, लाइसिस का मतलब तोड़ना, RBC को तोड़ देगा और बच्चा अनीमिक मतलब रेड ब्लड सेल का कम हो जाना क्या कहलाता है, एनीमिया। तो जब रेड ब्लड सेल टूटेंगे, ब्लड टूटेगा तो एनीमिया हो जाएगा। अब रिलीज एरिथ्रोब्लास्ट एक्चुअली क्या होता है जब रेड ब्लड सेल टूटेंगे तो ज़ाहिर है बहुत सारी बॉडी कोशिश करेगी पूरा करने की, नए बनाने की। जब कोई भी सेल नया बनता है उसको कहते हैं ब्लास्ट, और जो मिच्योर हो जाता है वो हो जाता है साइड। ऐसे ही रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट मिच्योर होता है, जो इमेच्योर बनना होता है ब्लास्ट कहते हैं। तो इरिथ्रोब्लास्ट बहुत ज़्यादा बन जाएगा, इरिथ्रोब्लास्ट बहुत ज़्यादा बनेगा, तो इसीलिए इस कंडीशन का नाम भी क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, मतलब इरिथ्रोब्लास्ट बहुत ज़्यादा बना है, फोटाइलिस मतलब फीटस में हो रहा है। अच्छा भाई, रिलीज ऑफ इमेच्योर इरिथ्रोब्लास्ट बहुत ज़्यादा होंगे, इसीलिए खिला रहे हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोटाइलिस। अब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, या तो एबॉर्शन हो जाएगी, बच्चा माँ के पेट में ही मर जाएगा। अगर बर्थ हुई तो ये भी हो सकता है 9 महीने में पैदा होना है, 7 महीने 8 महीने में पैदा हो गया, इमेच्योर पैदा हुआ, इसको स्टिल बर्थ कहते हैं। प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी हो सकती है, भी हो सकता है बच्चा पैदा हो जाए, मगर पैदा होगा तो बच्चे के लिवर और स्प्लीन स्वॉलिन होंगे, लार्ज होंगे। क्यों? क्योंकि लिवर और स्प्लीन ही ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका फंक्शन है रेड ब्लड सेल को बनाना और तोड़ना, ठीक है। तो जब इनका काम एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्या हो जाएंगे, स्वॉलिन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जॉइंटिस हो जाएगा। जॉइंटिस का रीज़न क्या है, जब रेड ब्लड सेल हमारे टूटते हैं, रेड ब्लड सेल में एक मॉलिक्यूल होता है, इसको कहते हैं बिलीरुबिन। जब रेड ब्लड सेल टूटेंगे बहुत ज़्यादा तो बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो स्किन और आई में जाके डिपॉजिट होगा। जब स्किन और आई में डिपॉजिट होगा तो स्किन और आई का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं जॉइंटिस। अच्छा, बर्थ के बाद क्या होगा, सीवियर हेमोलाइटिक एनीमिया, मतलब सीवियर एनीमिया, सीवियर रेड ब्लड सेल की कमी हो जाएगी, जॉइंटिस का मैंने आपको बताया। और क्या हमें करना पड़ेगा कि जो RH पॉजिटिव बच्चे का ब्लड था उसको RH नेगेटिव ब्लड से रिप्लेस कर दें, क्योंकि उसमें RH पॉजिटिव एंटीबॉडी आ गई थी। अब RH नेगेटिव ब्लड उसमें डाल दें, उसका पूरा ब्लड रिप्लेस कर दें ताकि वो एंटीबॉडी इस पर काम ना कर सके, ठीक है। पहले प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कि मदर में एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट कर दें जो कि RH पॉजिटिव RBC को डिस्ट्रॉय कर दें। होता क्या एक्चुअली, देखें, अगर ये है मदर और ये है प्लेसेंटा और फीटस है इसके अंदर, ठीक है। मदर का ब्लड था, ये पहली प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी, मदर का ब्लड था नेगेटिव और फीटस का ब्लड है पॉजिटिव, ठीक है। तो हम अगर पहले ही प्रेगनेंसी के वक्त ही इसमें क्या डाल दें, एंटी RH एंटीबॉडी, ठीक है, ऐसी एंटीबॉडी जो कि RH पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट हो। अगर पहली प्रेगनेंसी में पहले बच्चा में ये थोड़ा सा ब्लड बाहर निकल भी गया तो इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बॉडी में हमने ऑलरेडी इंजेक्ट की हुई हैं, तो इसको मार देगा, ये ब्लड को ख़त्म कर देगा। इससे पहले कि माँ का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो, एंटीबॉडीज़ बनाए, वो ब्लड को ख़त्म कर देगा, उस प्रोसेस को वहीं रोक देगा। तो इसलिए हम एंटीबॉडीज़ डालते हैं बिफोर इट स्टिमुलेट्स इम्यून सिस्टम ऑफ मदर, ठीक है।
अच्छा, ये अब इसका नाम क्या है? इसका नाम चलिए बुक्स में मेंशन नहीं है, बट इसको रोगैम कहते हैं। अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखना चाहें, रोगैम कहते हैं इस इंजेक्शन को जो हम लगाते हैं।